हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई विल बी डिस्कस नरेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज? नरेशन। नरेशन पढ़ेंगे जो आपका कहीं न कहीं आपका 12th एग्जाम, मैट्रिक एग्जाम एंड अदर एग्जाम में आपका नरेशन से उठ करके क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। जैसे आप एयरफोर्स में दे तो आपका एक नरेशन कंफर्म है और वॉइस भी उसके साथ भी कंफर्म ही आता है। आपके अभी आप लोग का 10th का क्लास चल रहा है तो 10th में आपका कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन आपका मैंडेटोरी है, यानी कंपलसरी है। आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका नरेशन पूछेगा मैट्रिक और इंटर दोनों में। तो इसीलिए आज देखें आप नरेशन को डिटेल से एकदम समझने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं? तो आज देखें नरेशन को आज कैसे डील किया जाता है। नरेशन को बर्डन लेकर के नहीं पढ़ें। नरेशन एकदम इजी चैप्टर है, उस पर डिपेंड करता है, 3 ही चीज़ पर आपका डिपेंड करता है। एक होता है चेंज ऑफ टाइम और चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और चेंज ऑफ टाइम एंड टेंस, यानी वो 3 गो के अकॉर्डिंग कि आपका टेंस क्या होता है, यानी आपका नरेशन मेक हो जाता है, यानी बन जाता है। सबसे पहले आता है नरेशन है क्या। तो नरेशन का जो एग्जैक्ट हिंदी होता है वो होता है आपका कथन। नरेशन का जो हिंदी होता है वो होता है क्या चीज? कथन। यानी कथन किसे कहेंगे? जब कोई व्यक्ति या जब कोई वक्ता यानी स्पीकर जो अपने वाणी को यानी अपने शब्दों को क्या करता है, आप लोगों के सामने व्यक्त करता है, उसे क्या बोला जाता है? नरेशन यानी कथन। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो मैं भी क्या बता रहा हूँ, वक्ता की तरह आप लोगों के सामने क्या कर रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, तो वही होता है आपका नरेशन। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो नरेशन मीन्स टू नरेट समथिंग बाय समवन, यानी नरेशन आप उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपना कथन को व्यक्त करता है, उसे क्या बोला जाता है? नरेशन। नरेशन को ही एक और शब्द दिया गया है जिससे आप बोल सकते हैं क्या चीज? स्पीच। नरेशन को जैसे नहीं बोलता है डिलीवर स्पीच, मतलब भाषण देना क्या होता है? स्पीच देते हैं कि नहीं? तो वो भी एक कथन आप देते हैं, वो भाषण के रूप में दिया जाता है। मतलब नरेशन क्या है? एक स्पीच का भी एक भाग है, यानी नरेशन को आप या स्पीच कहें या नरेशन कहें, दोनों का हिंदी कथन ही होता है। समझ में आया कथन? अब नरेशन के 2 भागों में बांटा गया, नरेशन बोले या स्पीच बोले। तो नरेशन को आपको 2 भागों में बांटा गया है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नरेशन। मतलब नरेशन कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद राइट डाउन करेंगे। सबसे पहला जो नरेशन होता है वो आपका होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच हिंदी बोले तो प्रत्यक्ष कथन। आप डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का हिंदी क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से। और दूसरा जो होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन भी आप कर सकते हैं। यस। दोनों का जो हिंदी होगा वो क्या होगा? अप्रत्यक्ष कथन। अब आते हैं, अगर आपसे पूछेगा तो नरेशन कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स, यानी 2 प्रकार। पहला होता है आपका डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच किसे कहेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहेंगे? सुने, जब कोई वक्ता या जब कोई बोलने वाला या जब कोई स्पीकर अपने वाणी को यानी अपने शब्दों के बोलता है, उसे आप बोले क्या चीज? डायरेक्ट स्पीच। जैसे मैंने कुछ बोला कि मैं कहता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मैंने ये कहा, ये मेरा स्टेटमेंट है, ये हो जाएगा आपका किसमें चला जाएगा? आपका डायरेक्ट स्पीच में। जो डायरेक्ट स्पीच जो होगा वो आपका कोई व्यक्ति आपको कहेगा, उसको क्या करना है? आपको लिसन करेंगे, केवल आप सुनेंगे, उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच आप उसे कहेंगे जब कोई व्यक्ति या जब कोई वक्ता उसी कथन यानी उसी कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करता है, उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। समझ में आया? तो बोले क्या जी? नरेशन यानी जो इनडायरेक्ट स्पीच क्या कहेंगे? जब कोई व्यक्ति या जब कोई वक्ता अपने शब्द को व्यक्त केवल करता है, अपने शब्द केवल बताता है। ठीक है, जैसे सपोजिंग दैट मैंने बोला कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप अच्छे होंगे, ये मैंने बोला डायरेक्ट स्पीच में। अब इसी को अपने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया, मेरे शब्द को आपने दूसरे शब्दों में क्या कर दिया?
देखिए आप डायरेक्ट स्पीच का डिफिनेशन मतलब परिभाषा, तो यहाँ पे आप डालते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहें, दोनों का सेंस एक ही होता है। तो आप लिख सकते हैं वैसा वक्ता या कोई व्यक्ति अपने भाषा को या अपने कोई बात को किसी को बताता है, उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट नरेशन या प्रत्यक्ष कथन। जैसे देखिए मैंने बोला रवि सैड टू मी, यानी रवि मुझसे कहता है कि यू शुड लव योर कंट्री। यानी देखो ये रवि सर बोले आप लोगों को, यानी रवि ने मुझको बोला कि तुम्हें देश से प्यार करना चाहिए। अब इसी को कोई अदर व्यक्ति ने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट करके बोल दिया रवि टोल्ड मी, रवि मुझसे कहता है कि, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट, ठीक है। अब इसी को अपने वाणी में क्या करना है, दूसरे कन्वर्ट करके आपको बताएगा, वो हो जाएगा आपका क्या चीज, इनडायरेक्ट स्पीच। ये समझ में आ गया? अब आगे देखें। अब दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में देखें क्या होता है, ठीक। इनडायरेक्ट स्पीच आप उसे कहेंगे जब कोई व्यक्ति, या कोई वक्ता उसी शब्द को या उसी भाषण को, उसी शब्द या उसी भाषण को अपने शब्दों में व्यक्त करता है, अपनों शब्दों में व्यक्त करता है, उसे क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष कथन। इतना समझ में आ गया? यस सर। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। चलिए सर देखिए, ठीक। अब आते हैं इसमें हम लोग कहाँ पे, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का कुछ नोट होता है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। भले ही आपको एग्जाम में पूछे या ना पूछे, लेकिन आपके पास ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे कि नोट 1 में मैंने लिखा है, ये नोट 1 है वो क्या हो गया, कोई डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अगर कोई बीच में रहता है कोई भी सेंटेंस, तो आपका डायरेक्ट स्पीच के अंदर में ही आता है। और जो नोट 2 है, इनडायरेक्ट स्पीच जो होता क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला जो सेंटेंस होता है वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा। जैसे देखें आप एग्जांपल के लिए, रवि सेड टू मंटू, यानी रवि जो है से मंटू से कहता है कि, या कहा कि या तुम्हें अपने देश से प्यार करनी चाहिए। तो देखें आप यहाँ पे देखें, ये जो सेंटेंस है ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, इसीलिए अब क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। और ये देखें इन्वर्टेड कॉमा के बीच में है, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच में भी कहा जाएगा। उसके बाद जो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि इनडायरेक्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आता है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो देखें, और रिपोर्टिंग जो स्पीच होता है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। जैसे रवि सेड टू मी मंटू, ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमा है इसके अंदर ये सेंटेंस आपका जो सेड टू है ये आपका रिपोर्टिंग
वर्ब के अंतर्गत आएगा। और इसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला जो सेंटेंस यानी जो बीच वाला जो सेंटेंस है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं चेंज ऑफ नरेशन, यानी नरेशन को कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए आप देखें, समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट देखें, जो नरेशन जो सबसे पहला जो रूल होता है उसके लिए आपको अब देखेंगे चेंज ऑफ नरेशन, नरेशन को कैसे बदल सकते हैं। हाउ कैन बी चेंज नरेशन, यानी हम नरेशन को कैसे बदल सकते हैं। सबसे जो पहला नरेशन को बदलने के लिए हमारे पास 3 रूल होता है। पहला जो होता है चेंज ऑफ टाइम एंड टेंस, और दूसरा होता है चेंज ऑफ पर्सन, और थर्ड होता है चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको ये 3 रूल आपको याद होना चाहिए। और नरेशन जब पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको टाइम एंड टेंस आएगा तो भी समझें और नहीं आएगा तो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो मैं डिटेल से आज बताने वाला हूँ। जैसे आप देखें कि ये 3 रूल आपका जानना ही बहुत बेहतरीन है। जैसे आप देखें, जो एक नरेशन का जो ट्रिक है आपका बुक में मिल जाएगा। नरेशन का जो ट्रिक है वो होता है SON या 1 2 3 SON। ये आपका मेजर प्रमुख ट्रिक है जो आपका बुक में भी देखने को मिल जाएगा। तो इसी पर सारा नरेशन जो है बेस है, इसी पर आधारित आपका नरेशन जो है आपका एग्जाम में पूछेगा। अगर रूल आप अगर समझ जाते हैं अच्छे ढंग से तो आपके लिए नरेशन एकदम हलवा हो जाएगा, जैसे हलवा की तरह आप एकदम खा सकते हैं नरेशन को। तो आप देखें 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, और 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, और 3rd का मतलब होता है 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, और S का मतलब होता है सब्जेक्ट, और O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और N का मतलब देखें आप फर्स्ट पर्सन आप नॉर्मल आप समझ सकते हैं। फर्स्ट पर्सन I और V को बोला जाता है, और जो सेकंड पर्सन जो होता है वो आप यू को ओनली आप यू से जितने भी शब्द बनेंगे वो आपका सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग आएंगे। और आई और वी से जितने भी आप जैसे आई से मी हो गया और माई हो गया या माइन हो गया फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा। और वी से होता है अस होता है आवर होता है वो आपका किसके अकॉर्डिंग आएगा, फर्स्ट पर्सन में ही आ जाएगा। और सेकंड पर्सन में ओनली यू होता है, और बाकी ये दोनों को छोड़ करके जितने भी होंगे वो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग आएंगे। थर्ड पर्सन जैसे ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, दिस हो जाएगा, दैट हो जाएगा, दोज हो जाएगा, दीज हो जाएगा, इटीसी। मतलब ये सारे चीज यानी आई और वी और यू को छोड़ करके जितने भी हमारे पास वर्ड बोले जाते हैं, जितने भी सब्जेक्ट रूप में काम करता है वो आपका थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग आता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये सबसे मेजर यानी प्रमुख रूल है। जो फर्स्ट यानी 1 के बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आप लिखेंगे, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, और थर्ड पर्सन बोलता है नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन आप चेंज नहीं करेंगे। आप जो वहाँ पे दिया हुआ रहेगा बस उसको क्या करना है, लिख लेना है, आपको कोई कुछ नहीं करना है। देखें आप फर्स्ट पर्सन आप नॉर्मल आप समझ सकते हैं। फर्स्ट पर्सन
आई और वी को बोला जाता है। और जो सेकंड पर्सन जो होता है वो आप यू को ओनली आप यू से जितने भी शब्द बनेंगे वो आपका सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग आएंगे। और आई और वी से जितने भी आप जैसे आई से मी हो गया और माई हो गया या माइन हो गया फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा। और वी से होता है अस होता है आवर होता है वो आपका किसके अकॉर्डिंग आएगा फर्स्ट पर्सन में ही आ जाएगा। और सेकंड पर्सन में ओनली यू होता है और बाकी ये दोनों को छोड़ करके जितने भी होंगे वो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग आएंगे। थर्ड पर्सन में जैसे ही हो जाएगा सी हो जाएगा इट हो जाएगा दिस हो जाएगा दैट हो जाएगा दोज हो जाएगा दीज हो जाएगा इटीसी। मतलब ये सारे चीज यानी आई और वी और यू को छोड़ करके जितने भी हमारे पास वर्ड बोले जाते हैं जितने भी सब्जेक्ट रूप में काम करता है वो आपका थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग आता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये सबसे मेजर यानी प्रमुख रूल है जो फर्स्ट यानी वन के बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आप लिखेंगे और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे और थर्ड पर्सन बोलता है नो चेंज यानी थर्ड पर्सन आप चेंज नहीं करेंगे। आप जो वहां पर दिया हुआ रहेगा बस उसको क्या करना है लिख लेना है। आपको कोई कुछ नहीं करना है। चलिए देखते हैं मोस्ट रूल जो आपका नरेशन जो बेस है इसी पर आधारित है। अगर ये टेबल समझ गए मतलब नरेशन आप आधा समझ गए ठीक है। इसमें टेबल का ही खेल होता है। अगर टेबल चेंज करना सीख गए जैसे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंज। जैसे देखें टेबल में होता क्या है कि पर्सन है सबसे पहले तो पर्सन में आता है पहला फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है आई और वी और आई और वी को जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वो मी और अस में कन्वर्ट होता है। जब इसी को बोलते हैं पॉजेसिव केस भी और पॉजेसिव एडजेक्टिव में से जब चेंज करेंगे तो ये होता है माई और ये होता है आपका आवर। और पॉजेसिव प्रोनाउन में जब चेंज करेंगे तो होता है माइन और ये होता है आवर। उसी प्रकार से सेकंड पर्सन बताया था ओनली यू को आप ऑब्जेक्टिव में मानेंगे आप सब्जेक्ट का सेम ही होता है। लेकिन आप अगर ऑब्जेक्टिव यानी में पॉजेसिव एडजेक्टिव देखेंगे तो योर होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन देखेंगे तो क्या होता है योर्स होता है। उसी प्रकार से जो थर्ड पर्सन हो सब के छोड़ कर बाकी सब जितने क्या होते हैं थर्ड पर्सन देखें इट होता है तो इट का इट ही होता है। लेकिन इसमें प्रोनाउन में पॉजेसिव एडजेक्टिव में इट्स होता है और पॉजेसिव यानी पॉजेसिव प्रोनाउन में नो चेंज उसको कोई चेंज नहीं करेगा कुछ नहीं होता। उसके बाद होता है दे को होता है ऑब्जेक्टिव प्लस देयर देयर देयर्स। इसके बाद होता है ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हिम और पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज और पॉजेसिव प्रोनाउन में होगा क्या चीज हिज। उसी प्रकार से हमारे पास सी है तो सी का में क्या होता है हर और उसको हो जाता है यहाँ पे हर और इसका पॉजेसिव जो प्रोनाउन होता है क्या होता है हर्ष। इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे आप देखें वो भी समझना जरूरी है। देखें आप जैसे हम यस कर रहे हैं आगे देखें चेंज कैसे किया जाता है। भाइयों बहनों महाराज को संपूर्ण देखें अब आते हैं चेंज कैसे किया जाता है। ठीक सबसे पहले यदि कोई सब्जेक्ट यानी यदि कोई सब्जेक्ट के बाद ठीक है यदि कोई सब्जेक्ट के बाद ठीक से टू समझना बारीकी से या सेड टू या से टू तो ये सभी को चेंज करेंगे। देखें सेज को करेंगे टेल्स में ठीक और सैड को करेंगे टोल्ड में और से को करेंगे टेल में। हाँ लेकिन याद रखें कि ये जो आपका होगा ये आपको देखना है जब भी आप चेंज करेंगे जब इसके बाद कोई क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट होगा तभी आप ये तीनों पार्ट को क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं।
यदि सब्जेक्ट के बाद यानी सेज टू या सेड टू या सेड टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आप उसको रिप्लेस करेंगे, यानी सेज टू को रिप्लेस करें किस में करेंगे, टेल्स में, और सेड टू को रिप्लेस करें किस में करेंगे, टोल्ड में, और से को रिप्लेस करें किस में करेंगे, टेल में। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे मतलब ये गलत होने की चांसेस है। तो आगे देखें, उसके बाद जो होता है नोट 2 में आप देखें, यदि कोई सब्जेक्ट के बाद जैसे से आ गया, इसके बाद सैड आ गया और इसके बाद से आ गया, ठीक, से अगर ये तीनों के बाद कोई अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक, तो उससे आप चेंज भी क्या करेंगे, नहीं करेंगे, समझ गया, नो चेंज, यानी ये जे रहेगा जो ही आपको लिखना पड़ेगा। इस समझ में आ गया। हाँ आगे देखें, हाँ एग्जाम्पल देखें, आप देखें एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक, जैसे यू से टू मी, ठीक, तुम मुझसे कहती हो कि you are happy,